अदबी दुनिया उर्दू हिंदी की मेयारी और अच्छी किताबों, कहानियों, नॉवेल्स और शायरी को ऑडियो में कन्वर्ट करने का काम कर रहा है। हमें इस काम में आपकी मदद की ज़रूरत है, क्योंकि बग़ैर डोनेशंस और स्पॉन्सरशिप के इस काम को लगातार यूं ही आगे बढ़ाना मुमकिन नहीं है। अगर आप हमारी मदद करना चाहते हैं तो वीडियो के नीचे दी गई डिस्क्रिप्शन में लिखी गई डिटेल्स के ज़रिए कर सकते हैं। शुक्रिया। दही वाली, मास्ती वेंकटेश अयंगर। मनीगम्मा कई साल से हमारे लिए दही फराहम करती आ रही है। उसके साथ हमारे ताल्लुकात इस शहर के मामूल के मुताबिक हैं। और जगहों पर तो ये होता है, दही वाले हर रोज़ दही फराहम करते जाते हैं और महीने के आखिर में पैसे ले लेते हैं। पर यहाँ तो लेन देन साथ साथ होता है और हर रोज़ दही लेना ज़रूरी भी नहीं होता। दही वाली अक्सर हमारे घर के सामने से गुजरती है। जिन दिनों वो आती है, हमारे घर आकर वो पूछ लेती है कि क्या हमें दही की ज़रूरत है। हम हस्बे ज़रूरत ले लेते हैं और उस दिन के भाव के मुताबिक उसी वक्त या कभी अगले दिन पैसे दे देते हैं। दही वाली का गांव आवालूर के करीब है। उसका नाम मुझे याद नहीं रहा, विंकापुर या कुछ ऐसा ही नाम है। चूँकि मैं उसके साथ अच्छी तरह पेश आती थी, मनीगम्मा शहर आते जाते मिल लिया करती थी। वो आंगन में बैठी इधर उधर की बातें करती, पान सुपारी चबाती रहती। कुछ देर सुस्ताने के बाद वो गांव के लिए चल पड़ती। अगर मैं फुर्सत में होती तो वो अपने घर की परेशानियों का जिक्र करती और मुझसे मेरे हालात मालूम करती। मैं उसको अपनी परेशानियां क्या बताती। खुदा के फजल से मेरे घर में सब कुछ ठीक ठाक है। ज़्यादा से ज़्यादा ये बताती कि बिल्ली दूध पी जाती है या चूहे रात को खीर खा जाते हैं। मैं जब इस किस्म की बातें बताती तो मनीगम्मा कहती, यही दुनिया के दस्तूर हैं, और फिर अपने तजर्बात बताने लगती, जिसमें उस सरकश दुनिया को काबू में रखने के इशारात होते। इस तरह मनीगम्मा और मुझ में अच्छी खासी दोस्ती हो गई। तकरीबन महीना पहले मनीगम्मा एक दिन हस्बे मामूल आई और दही के लिए पुकारा। मैं अंदर थी। मेरे छोटे बेटे ने कहा, हाँ दही चाहिए, और उसके पास जाकर अपना हाथ बढ़ाते हुए कहा, दे दो। मनीगम्मा बैठ गई और दही का एक मोटा सा टुकड़ा उसकी हथेली पर डालते हुए बोली, अमिया तुम्हारा बेटा सोने जैसा है। तुम कितनी अच्छी हो और तुम्हारा बेटा भी तुम पर गया है। लेकिन अमिया क्या फ़ायदा, ये रिश्ता सिर्फ उस वक्त तक बाकी रहता है जब तक कि बच्चा बड़ा ना हो जाए। जब बड़ा हो जाता है तो वो किसी और का हो जाता है। जो बच्चा मामा कहकर पुकारता है उसको परवाह भी नहीं रहती कि माँ जिंदा है या मर गई है। मैंने कहा, मनीगम्मा क्या कुछ गड़बड़ है? तुम्हारा बेटा तुम्हारी इज्जत तो करता है। हाय, मैं ही बेवकूफ़ हूँ कि मैंने इसकी उम्मीद की थी। मेरा आदमी मुझे छोड़ गया, अब बेटे से इससे बेहतर क्या उम्मीद कर सकती हूँ। ऐसा क्यों कहती हो मनीगम्मा? मैं तो समझती थी तुम अपने आदमी के साथ खुश हो। देखो अमिया, मैंने अच्छी अच्छी साड़ियाँ पहनकर अपने आप को खूबसूरत दिखाने की कोशिश नहीं की। कोई और ये सब कुछ करती थी और मेरा आदमी मुझसे छीन लिया। मैंने आ भी न की और इस सदमे को बर्दाश्त किया। मैंने उसे ये एहसास दिलाया कि किसी वक्त भी वो अपने घर को और अपनी बीवी के पास लौट सकता है। मैं जानती हूँ अमिया कि मुझे शिकायत करनी नहीं चाहिए। लोग कहते हैं कि हमें दूध और दही बेचना नहीं चाहिए क्योंकि ये अमृत है। मैंने पाप किया और सज़ा भी भुगतनी पड़ी। मैंने अपने आदमी को खो दिया, यही मेरी किस्मत है। लेकिन अमिया तुम होशियार रहो। मर्द के घर आने के वक्त खूबसूरत साड़ी पहनकर उसकी आओ भगत करो। मर्द तो बेवफा होते ही हैं, उन्हें तो बस खूबसूरत साड़ी या ब्लाउज़ के फंदे में फांस कर रखना होता है। खुशबू और फूल ख़रीदा करो और अपने आप को पुरकशिश बनाओ। उसके बाद उसने मेरी साड़ी की तरफ देखा और अपना सर हिलाया। ये साड़ी तो उस वक्त के लिए ठीक है जब तुम अकेली रहती हो, लेकिन शाम होने से पहले कुछ अच्छा सा पहन लिया करो। मैं हंस पड़ी। बात तो उसकी ठीक थी, लेकिन अफसोस इस बात का था कि इस नतीजे पर पहुंचने के लिए उसको एक लंबी दुख भरी ज़िंदगी झेलनी पड़ी। तुम ठीक कहती हो मनीगम्मा, मैंने कहा। देखो अमिया, अपने आदमी को काबू में रखने के 4 तरीक़े हैं। कुछ लोग तो जड़ी बूटी पर यकीन रखते हैं। उन लोगों को तुम शमशान घाट दफान करो। ऐसी बातों में तुम कभी ना आना। अपने मर्द के लिए हमेशा कुछ बढ़िया चीज़ें बनाया करो। घर में कुछ भी परेशानियां हों, बन ठन के रहा करो, मुस्कुराओ और अपनी कशिश बनाए रखो। पंसारी का सामान महीने में 1 मरतबा इकट्ठा मंगवा लिया करो और उसको हर रोज़ बाजार मत दौड़ाओ। कुछ पैसे बचाए रखो और जब कभी वो मांगे तो 1-2 रुपए दे दिया करो। बस यही असली जड़ी बूटी है। कोई औरत अगर ऐसा करे तो उसका मर्द पालतू कुत्ते की तरह दुम हिलाता उसके पीछे पीछे रहेगा।
इधर भूल चूक हुई तो उधर उसका मन भटकने लगा। समझदार औरत मालूम होती है, उसको रुखसत करते हुए मैंने सोचा। तकरीबन 2 हफ्ते पहले वो जब आई तो बहुत उदास दिखाई दे रही थी। क्या बात है मनीगम्मा, मैंने पूछा। कोई खुशखबरी तो है नहीं अमिया के बताऊं, ये कहकर उसने साड़ी के पल्लू से अपने आंसू पोंछे। मुझे कोई नहीं चाहता। क्यों, क्या हुआ? बेटे से गर्मा गर्मी हो गई क्या? काफ़ी हो चुकी है अमिया, मैंने तुम्हें अपने पोते के बारे में बताया था। उसने कुछ गड़बड़ की थी तो उसकी माँ ने उसकी बहुत पिटाई की। मुझसे ये देखा न गया। तुम डायन हो, मैंने कहा, जो बच्चे को बेदर्दी से मार रही हो। वो ढटाई से मेरे सामने खड़ी हो गई और जी भरकर मुझे बुरा भला कहा। तू मुझसे ऐसी बात करती है जिसने तेरे आदमी को जन्म दिया? उसको आने दो, वही उसका जवाब देगा। इस मासूम बच्चे को वो बेदर्दी से मार रही थी और जब मैं कुछ कहती हूँ तो मुझे गालियाँ देती है। उसकी ये जुर्रत, क्या तुम उसे समझा नहीं सकते? मुझे क्या समझाएगा, उसने बात काटते हुए कहा। क्या मुझे अपने बच्चे को सुधारने का हक नहीं? क्या तेरी ही तरह मैंने अपने बच्चे को जन्म नहीं दिया? खैर, वो उसकी बीवी है, मैं तो सिर्फ माँ ठहरी। वो जिस तरह चाहे मुझसे बर्ताव कर सकती है, मैं कुछ नहीं कर सकती। मेरा बेटा मुझसे कहता है, माँ आखिर वो उसका अपना बच्चा है, तुम क्यों खामखा बीच में पड़ती हो? अगर तुम किसी को डांटना ही चाहती हो तो मैं जो हूँ तुम्हारे सामने। तो तुझे लगता है गलती मेरी है। सही गलत मैं नहीं जानता माँ, लेकिन वो अगर अपने बच्चे को मारती है तो तुम उसे मना तो नहीं कर सकती। अच्छा, तू तो जोरू का गुलाम बन गया है। वो बच्चे को मारती है, मुझे गालियाँ देती है और तुझे इसकी कोई परवाह नहीं। कल को अगर वो मुझे घर से निकाल देने का कहेगी तो कोई हैरानी की बात नहीं। माँ आखिर तुम क्या चाहती हो? तुम कहोगी जिस घर में वो रहेगी तुम नहीं रह सकती, और वो कहेगी जिस घर में तुम हो वो नहीं रह सकती। अगर मुझे तुम दोनों में से किसी एक को चुनना पड़े, देखो माँ, वो एक बेबस औरत है। और क्या मैं बेबस नहीं हूँ? मेरी देखभाल कौन करेगा? खैर, तुम्हारे पास पैसे हैं, गाय बछड़े हैं, तुम मेरी मोहताज नहीं हो। तो तू चाहता है मैं कहीं और चली जाऊँ? जैसी तुम्हारी मर्जी। अगर तुम अलग रहना चाहती हो तो मैं ना नहीं करूँगा। रोज़ रोज़ की तू मैं से मैं तंग आ चुका हूँ। ठीक है, आज शाम से मैं अलग हो जाती हूँ। तू और तेरी जोरू चैन से रहे। ये कहकर मैंने दही का मटका उठाया और चली आई। इतना कहकर मनीगम्मा रो पड़ी। मैंने उसको दिलासा देने की कोशिश की। भूल भी जाओ मनीगम्मा ये सब। मेरा दिल कहता है तुम अपने ही घर में उनके साथ पहले जैसे रहोगी। ऐसा तो होता ही रहता है। अगले दिन वो कुछ मुतमईन दिखाई दी, लेकिन पहले जैसी हशाश बशाश नहीं थी। मैंने पूछा, क्या बेटे के साथ मिलाप हो गया? मिलाप? क्या तुम समझती हो मेरी चुड़ैल बहू ये होने देगी? कल जब मैं घर पहुंची तो देखती हूँ कि उसने मेरी पतीली और बर्तन, 2 मटकियाँ, एक में रागी और दूसरी में चावल भरा हुआ और कुछ नमक मिर्च, ये सब एक तरफ रख दिया है। वो और उसका आदमी खा चुके थे और वो चटाई पर ऐसे पसरी हुई थी जैसे दुनिया जहाँ की कोई फिक्र ही नहीं। जाहिर है वो दोनों मुझे निकाल बाहर करने के लिए बहाने ढूंढ रहे थे और मैंने उनको इसका मौका दे दिया। ठीक है, मैं उन पर बोझ नहीं बनूंगी। मैं अब अकेली रहती हूँ। तुमने देखा अमिया, वो कहाँ तक गिर सकते हैं। मैं हर रोज़ बाहर निकलने से पहले बच्चे को थोड़ी सी दही दे दिया करती थी। आज बिल्कुल उसी वक्त वो उसको घुमाने ले गई। जाहिर है वो ये नहीं चाहती है कि मैं उसके बच्चे से बात करूं। मुझे इस बात पर ताज्जुब हुआ कि इन लोगों ने राई का पहाड़ बना दिया, लेकिन मैं क्या कर सकती थी। कुछ देर बातचीत के बाद वो चली गई। उसके बाद 1-2 दिन मनीगम्मा ने कोई बात नहीं छेड़ी। मैं समझ गई कि वो अलग रह रही है। एक दिन उसने पूछा, तुमने ये मखमल की चोली कितने में ली? क्या पूछ रही हो मनीगम्मा, मैंने पूछा। देखो अमिया, अब तक मैं अपने बेटे और पोते के लिए पैसे जमा कर रही थी। अब इसका क्या फ़ायदा? मैंने सोचा कि अब मैं अपने लिए एक मखमल की चोली खरीदूंगी। होगी 7-8 रुपए की। वो चली गई और गालिबन रास्ते में चोली खरीद ली। दूसरे दिन जब वो आई तो चोली पहने हुई थी। ये शानदार चोली देखो अमिया, जब मेरा आदमी जिंदा था मैंने कभी एक अच्छी सी साड़ी भी नहीं खरीदी और वो एक दूसरी औरत के चक्कर में पड़ गया। अपने बेटे के लिए मैंने पैसा इकट्ठा किया और उसका अंजाम क्या हुआ तुम जानती हो। और अब मैं ये मखमल पहन रही हूँ। कहीं घर से निकाल देने के सदमे से इसका दिमाग तो नहीं चल गया, मैंने सोचा। शदीद जज्बात का नतीजा कभी कभी ऐसा हो सकता है। बहरहाल मैं उस वक्त चुप रही। मखमली चोली का किस्सा वहीं ख़त्म नहीं हुआ। उसको लेकर गांव के कुछ लोगों से झगड़ा भी हो गया। गांव का एक लड़का बेंगलोर के एक स्कूल में पढ़ता था। उसको विलायती फैशन यानी कॉलर टाई वगैरह का शौक था। जब वो मनीगम्मा से मिला तो मजाकन कहा, अरे मनीगम्मा, कहाँ की तैयारी है? मेरा मतलब ये मखमली चोली। मनीगम्मा को गुस्सा आ गया। बदतमीज़ छोकरे, अपनी ज़बान को लगाम दे।
तू ये गला घोटने वाली चीज़ें बांध सकता है तो मेरी मखमली चोली से क्यों चलता है? दोनों में गर्मा गर्मी हुई। लोग इकट्ठा हो गए और उन्होंने मनीगम्मा का मजाक उड़ाया। ये सारी बातें अगले दिन ही मुझे बताई गईं। बहू ने इस मौके पर सास को सुनाकर अपनी रायजनी की। उसने पड़ोसियों से कहा, मेरी सास मुझे तो एक ब्लाउज भी खरीद कर नहीं देती, लेकिन उसने अपने लिए क्या खरीदा है देखा तुम लोगों ने? बेटे की शादी के वक्त मनीगम्मा ने बहू को हार, बाला, लटकन, कड़ा सब कुछ दिया था और उसके बाद भी हर साल वो बहू के लिए कुछ न कुछ जेवर खरीदती थी, मगर उस वक्त बहू सब कुछ भूल गई थी। मनीगम्मा ने शुरू में उसकी बातों पर ध्यान नहीं दिया, फिर अपने बेटे से शिकायत की, तेरी बीवी मेरी चोली पर फप्तियां कस रही है। वो सबसे ये कह रही है कि मैंने उसे कभी कुछ नहीं दिया। क्या मैंने उसको हार, बाले और कड़े नहीं दिए? बेटे के कुछ कहने से पहले बहू बोल पड़ी, इस बेवा को शायद हार और चूड़ियां पहनने का शौक चढ़ाया है। वो चाहती है तो ये सब ले ले और इतराती फिरे। रहने दे ये मिर्च मसाला। बेटे ने बहू को कदरे झड़क कर कहा और माँ से मुखातिब हुआ, माँ, इन झगड़ों से मैं तंग आ चुका हूँ। तुम अगर बहू के जेवर ले लेना चाहती हो तो ले लो। देखा मियाँ, मनीगम्मा ने कहा। उसने अपनी बीवी से ये नहीं कहा कि वो पड़ोसियों से इस किस्म की बातें ना करे। मुझे गलत ठहराता है और कहता है कि जेवर ले जाओ। मैं तो ज़िंदगी से तंग आ गई हूँ। मुझे उस पर तरस आ गया। वो बूढ़ी हो चुकी थी और ये उसका इकलौता बेटा था। बेटा, बहू को सास का ज़रा लिहाज रखना चाहिए, और ये सब इसलिए कि बुढ़िया ने उसको अपने बच्चे को मारने से रोका था। क्या लोग ज़रा समझदारी से काम नहीं ले सकते? खैर, झगड़ों की शुरुआत तो ऐसे होती है। एक इंसान अगर दूसरे को पसंद नहीं करता तो कोई सी मामूली सी बात से झगड़ा खड़ा हो जाता है और सबको तकलीफ पहुंचती है। कुछ दिन बाद मनीगम्मा ने मुझसे ये इल्तिजा की, अमियाँ, आप लोग अच्छे हैं और मुझे आप पर एतबार है। मेरे पास कुछ पैसे हैं जिस पर लोगों की नज़र है। क्या आप मेरी तरफ से उसको इस जगह पर रख सकती हैं जिसको लोग बैंक कहते हैं? आखिर हुआ क्या? हमारे गांव में रंगप्पा नाम का एक छैला और जुआरी आदमी है। कल जब मैं दही लेकर आ रही थी तो वो मेरे साथ हो लिया। कहता है, मनीगम्मा अच्छी तो हो? मैंने कहा, ठीक हूँ। तुम जानते हो मेरे साथ क्या हो रहा है? हाँ मनीगम्मा, जानता हूँ। तुम ठीक कहती हो। लोगों के इस तरह के बर्ताव से कौन खुश रह सकता है? आजकल के लौंडों ने अपनी ज़बान को लगाम देना नहीं सीखा है और हम बुज़ुर्गों को ये देखकर ताज्जुब होता है। लेकिन मनीगम्मा, दुनिया का यही दस्तूर है। हम लोग चलते रहे। मुझे डर लग रहा था कि आखिर वो क्यों मेरा पीछा कर रहा है। पेड़ों के झुंड के पास एक कुआं था और मेरे बटुए में कुछ पैसे भी थे, लेकिन कुछ नहीं हुआ। उसने मुझसे चूना मांगा और लेकर चला गया। आज वो फिर मिला। इधर उधर की बात करने के बाद उसने कहा, मनीगम्मा, मुझे कुछ पैसों की सख्त ज़रूरत है। क्या तुम मुझे उधार दे सकती हो? फसल के वक्त मैं रागी बेचकर तुम्हारे पैसे वापस कर दूंगा। पैसे? मैंने कहा, मेरे पास पैसा कहाँ से आएगा? अरे, हम सब जानते हैं पैसा छुपा कर रखने का क्या फ़ायदा मनीगम्मा। तुम मेरी मदद कर सकती हो और बदले में तुम्हें ब्याज भी मिलेगा। कुछ देर बाद उसने और कहा, तुम अगर अपने बेटे बहू के साथ रहती तो मैं तुमसे पैसा नहीं मांगता। जाहिर है तुम अपने पैसे उन पर खर्च करती, लेकिन अब जब तुम उनसे अलग रह रही हो। देखा मियाँ, जब कोई औरत अकेले रहती है तो लोगों की नज़र उस पर रहती है। मैंने कहा कि इस सिलसिले में मैं अपने शौहर से बात करूंगी। अगले दिन दही तोलने के बाद उसने मुझसे कहा, क्या हम अंदर चलें अमिया? तुम रुपए गिन लो। मैंने अपने शौहर से बात नहीं की, मनीगम्मा, आज रहने दो। लेकिन मुझे डर लग रहा है अमिया। रंगप्पा ने आज भी पेड़ों के झुंड में मुझे घेर लिया। बैठो मनीगम्मा। वो कहता है, तुम जल्दी में तो नहीं हो? मैं बैठ गई। डर रही थी कि वो मुझसे ज़बरदस्ती ना कर बैठे। उसने इधर उधर की बातें की, फिर मेरा हाथ अपने हाथ में लेते हुए कहा, मनीगम्मा, तुम कितनी अच्छी लग रही हो। अमियाँ, जब मैं जवान थी तब भी मेरे आदमी ने मेरा हाथ नहीं पकड़ा। मैं पीछे हट गई और सख्ती से कहा, बहुत हो चुका है रंगप्पा, तू मेरा मर्द नहीं है। और तुम्हें इससे क्या, मैं देखने में कैसी हूँ? कल मेरे पैसे पर उसकी नज़र थी और आज मेरी इज्जत पर। जो आदमी शादी के दिन मेरे साथ चौकी पर बैठा था, जिस पर मुबारक चावल बरसाया गया था और जिसने मुझे अपनी बीवी माना था, वो तो मेरी जवानी में ही मुझे छोड़ गया। कोई और औरत होती तो दूसरी जगह मुंह मारती, लेकिन मैंने अपनी इज्जत बचाए रखी और आज ये लफंगा मेरा हाथ पकड़ने की जुर्रत करता है। मनीगम्मा के हालात संगीन होते जा रहे थे। सुनो मनीगम्मा, तुम आफत को बुलावा दे रही हो। अपने बेटे को ये बात बताओ, जो हो गया उसे भूल जाओ और उसके पास चली जाओ। और बहू को यह मौका दूं कि मेरे बारे में अफवाहें उड़ाए और मुझे बिरादरी से निकलवा दे। अमियाँ, मुझे देर हो रही है। मेहरबानी करके तुम अपने शौहर से मशवरा करके कल मुझे बताना। 1 घंटे बाद वो फिर लौट आई। आज तो एक अचंबा हो गया। उसने बात शुरू की, क्या? मैंने बच्चे के लिए कुछ मिठाई खरीदी थी। मैं कुछ समझी नहीं।
उसने कहा था कि पोते को उसके पास आने नहीं दिया जाता। कौन सा बच्चा? अरे भाई, मेरा पोता और कौन सा बच्चा होगा? लेकिन तुमने तो कहा था उसको तुम्हारे पास आने नहीं दिया जाता है। उसकी माँ तो मना करती है, लेकिन बच्चा माने तब ना। जब उसकी माँ उसके पास नहीं होती तो वो मेरे पास चला आता है, दूध पीता है, दही मांगता है, और जब मैं दही देती हूँ तब नाचने लगता है। और जब वो शरारत करता है तो कहती हूँ उसकी माँ उसको ले जाएगी, तो वो फौरन शांत हो जाता है। बच्चों की शरारत करना कितना अच्छा लगता है ना अम्मियाँ। आज मैंने उसके लिए थोड़ी सी मिठाई खरीदी और अपनी टोकरी में रख ली। शंकरपुर के पास क्या हुआ, एक कौवा आम के एक पेड़ से झपट कर नीचे आया और वो पुड़िया उठा ले गया। कोई फिक्र की बात नहीं, तुम मिठाई और खरीद सकती हो। वो बात नहीं है अमिया, लोग कहते हैं कौवे का छू लेना बुरा शगुन है। क्यों, इससे क्या होता है? लोग कहते हैं ये मौत की निशानी है। इसलिए मैं परेशान हो गई, लेकिन फिर मैंने सोचा ठीक ही तो है। मेरी ज़िंदगी भी कोई ज़िंदगी है, जितनी जल्दी मैं भगवान के चरणों में पहुंच जाऊं उतना ही अच्छा है। खैर, जो कुछ हुआ मैंने तुम्हें बता दिया। बेवकूफ़ी की बातें मत करो मनीगम्मा। तुमने मिठाई ऐसी जगह रखी थी कि कोई भी कौवा उठा ले जाता, और जब वाकई कोई कौवा उठा ले गया तो तुम कहती हो कि ये बदशगुनी है। बेवकूफ़ी की बातें मत करो और घर जाओ। तो तुम समझते हो इसका कोई मतलब नहीं है? अरे हटाओ उसे, उसे भूल जाओ और घर जाओ। उस औरत का सोचने का अंदाज भी अजीब है। वो अपने बेटे, बहू और पोते को चाहती है, और ये भी चाहती है कि घर के बुजुर्ग की हैसियत से उसे इज्जत मिले। ये बात बिल्कुल मुनासिब और फितरी है। क्योंकि उसको ये चीज़ें नहीं मिली, वो सोचती है वो ज़िंदगी से तंग आ चुकी है और मौत से डरती भी है, और इस डर को छुपाना चाहती है। हम कहते हैं कि गांव के लोग गंवार और सीधे होते हैं, लेकिन इस औरत के सोचने का तरीका कितना पेचीदा है। परत दर परत, तह दर तह, ये ज़िंदगी भी बड़ी अजीब चीज़ है। जब मनीगम्मा दोबारा आई तो उसने कुछ नई बातें बताई जो इस अरसे में हुई थी। उसका पोता उसके साथ रहने लगा था। वो बहुत खुश थी। इस बच्चे की हिम्मत देखो, उसने कहा। वो इतना छोटा बच्चा है, बस इतना सा, लेकिन अपनी माँ को छोड़कर मेरे पास आ जाता है। वो छुप कर आया करता था, लेकिन कल तो उसने आते ही ये कहा कि वो अपनी माँ के पास नहीं जाएगा। वो आई, पीटने की धमकी दी, हंगामा मचाया, लेकिन बच्चा मेरी टांग से चिपका रहा और ज़रा भी नहीं हिला। मैंने उसे जाने को कहा, उसके बाप ने भी उसको मनाने की कोशिश की, लेकिन उस बच्चे ने किसी की एक नहीं सुनी। अजीब बात है अम्मिया, पिछले 10 दिन से मैं अकेले सोते हुए घबरा रही थी, लेकिन उस बच्चे के आने से मेरी हिम्मत बढ़ गई है। मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं किसी मर्द की हिफाजत में हूँ। मेरा जवान बेटा मुझे अपने साथ रखना नहीं चाहता, लेकिन मेरा पोता कहता है कि वो मेरा साथ देगा। भगवान ही ने उसके मन में ये बात पैदा कर दी होगी। मेरी बहू रात भर नाराज़ होती रही, लेकिन बच्चे पर उसका कोई असर नहीं हुआ। आज सुबह जब दही लेकर निकल रही थी तो मुझे लगा इस बच्चे को अकेला नहीं छोड़ना चाहिए, तो मैं बच्चे को उसकी माँ के घर तक ले गई और वो अंदर चला गया। लेकिन अगर वो उसे मारती है तो? नहीं मारेगी। जब बच्चा हर वक्त उसके पास रहता हो तब वो उसे पीट सकती है, लेकिन अब तो वो ये सोचकर खुश होगी कि बच्चा उसके पास कम से कम आधा दिन तो रहेगा। ऐसा है अमिया, जब हम साथ रहते थे मैंने कभी नहीं ख्याल किया था कि मेरी बहू कितनी खूबसूरत है। ये ठीक है, जब वो तेवर चढ़ाती है तब अजीब सी लगती है, लेकिन अब मैं उसको दूर से देखती हूँ तो वो वाकई सुंदर लगती है, और मेरा बेटा इसीलिए उसका गुलाम है। मैंने कुछ ज़्यादा ही ये समझ लिया कि मेरा बेटा मेरे हाथ में है। कब वो घर आता था, कब जाता था, इसका मुझे ध्यान ही न था। अब चूंकि मैं अपने दरवाजे पर बैठी रहती हूँ तो ये देखकर हैरान होती हूँ कि वो कितने सवेरे घर से निकलता है और कितनी देर से घर वापस आता है। वो तो अपने बच्चे के बारे में ऐसे ही सोचती होगी। अगर वो उसे मारेगी तो वो कल को मेरे साथ चला जाएगा। क्या वो अपने ही जने हुए बच्चे को खोना चाहेगी? समझदार औरत है, मैंने दिल ही दिल में कहा। मुझे लगा उनका झगड़ा बहुत जल्द खत्म हो जाएगा, और वही हुआ। बच्चा 2 दिन सुबह को तो अपने माँ बाप के साथ रहा, लेकिन तीसरे दिन उसने अपनी दादी के साथ शहर में फेरी लगाने की जिद की। लेकिन बुढ़िया दही का मटका और बच्चा दोनों को कैसे संभालती, इसलिए मसला पैदा हो गया। तब उसका बेटा और बहू उसके पास आकर कहने लगे, माँ हो सकता है गलती हमारी है, लेकिन क्या तुम्हारा इतना ज़्यादा गुस्सा करना ठीक है? पड़ोसियों ने भी उनकी हिमायत की। मनीगम्मा इज्जत के साथ अपने घर चली गई, जिसका वो इंतज़ार कर रही थी। फिर भी बच्चे को शहर साथ ले जाने का मसला तो बाकी रहा। उन लोगों ने उसका एक हल सोचा। अब तक दही दूध का कारोबार मनीगम्मा के हाथ में था। इसकी वजह बज़ाहिर ये थी कि खाना पकाने के लिए बहू का घर पर रहना ज़रूरी था, लेकिन असली वजह तो ये थी कि मनीगम्मा पैसा अपने हाथ में रखना चाहती थी। अब जब बच्चे ने उसके साथ जाने की जिद की तो तब्दीली ज़रूरी हो गई। बहू ने कहा, इस उम्र में तुम्हें ऐसी कड़ी धूप में हर रोज़ निकलना नहीं चाहिए। अब तुम्हें आराम की ज़रूरत है। तुम घर की मालकिन हो,
घर में सब कुछ ठीक ठाक है या नहीं ये देखने के लिए तुम्हारा घर पर रहना बहुत ज़रूरी है। दही बेचने अब मैं चली जाऊंगी। मणिगम्मा मान गई। ठीक है, तुम ही जाना, मेरा दिल चाहेगा तो मैं हफ्ते में 1-2 दिन चली जाया करूंगी। एक दिन मणिगम्मा और उसकी बहू साथ आए। एक बच्चे को संभाल रही थी तो दूसरी टोकरी उठाए हुई थी। अमिया, ये मेरी बहू है, मणिगम्मा बोली। ये अब नहीं चाहती कि इसकी बूढ़ी सास काम करे। वो मुझे घर वापस ले गई है और कहती है कि इस उम्र में मुझे इतनी तेज़ धूप में नहीं निकलना चाहिए। आज से दही वो लाया करेगी। और इस तरह मणिगम्मा ने हमें अपनी बहू के हाथों सौंप दिया। मैंने देर तक उन लोगों से बातचीत की, एक दूसरे से अच्छी तरह पेश आने की सलाह दी और पान सुपारी देकर उनको रुखसत किया। अब तक सास बहू के झगड़े के सिलसिले में मैंने सिर्फ मणिगम्मा की बात सुनी थी। दूसरी तरफ की बात सुनने के लिए अब मैं बेचैन थी। एक दिन मैंने बहू से पूछा, ननी जम्मा, तुम एक अच्छी और समझदार औरत लगती हो। तुमने अपनी सास को घर से कैसे निकाल दिया था? अम्मियाँ, मैं कभी ऐसा ना करती। मैं कोई राक्षस नहीं हूँ। बात यह है कि हर मामले में वो अपनी मनमानी करती है और मेरे आदमी को तो कुछ समझती ही नहीं है। अगर घर में उसकी इज्जत ना हो तो वो कैसा पति होगा, और मैं किस तरह की बीवी होंगी, और मैं किस तरह घर चलाऊंगी। कुछ दिन तो मैंने बर्दाश्त किया। आखिर वो उनकी माँ है और उनको पाल पोस कर बड़ा किया है। लेकिन जब वो ये कहने लगी कि अपने बच्चे को मैं मार नहीं सकती, तब मुझे लगा कि अब जवाब देने का मौका आ गया है। क्या माँ होने के नाते मेरा कोई हक नहीं? मैं मुस्कुराई। तो बच्चे को मारकर तुम उस पर हक जताना चाहती हो? मैं उसको मारती हूँ तो प्यार भी करती हूँ। जो मेरे मारने पर एतराज़ करती है वो मेरे प्यार करने पर भी एतराज़ कर सकती है। मैं कुछ भी करूँ वो मुझे ही दोष देगी। मेरा आदमी आखिर मेरा आदमी है, मेरा बेटा आखिर मेरा बेटा है। अगर मुझे अपने आदमी को कुछ कहने का हक नहीं है या अपने बेटे को मारने का हक नहीं, तो मेरी ज़िंदगी किस काम की होगी? अगर मणिगम्मा की बात ठीक लगती थी तो उसकी बहू की बात भी अपनी जगह दुरुस्त थी। अब तुम्हें आज़ादी मिल गई? हाँ, अब हालात बेहतर हैं। आखिर सवाल समझौते का है। अगर मैं हालात को बिगड़ने देती तो कोई चालबाज आदमी उसके पैसे हड़प लेता। रंगप्पा नाम का एक आदमी है। मेरी सास जब अलग रहने लगी थी तो उसने उससे पैसे मांगे थे और सुनने में आया वो तैयार भी थी। उसी ने बताया था। उसके बाद मैंने अपने बेटे से कहा, दादी के पास जा, वो तुझे मिठाई देगी। मैं जब तक ना बुलाऊं वापस ना आना। मैं चाहती थी कि झगड़ा ख़त्म हो जाए और ये तरकीब सोची थी। तो बच्चा अपनी मर्जी से उनके पास नहीं गया था? नहीं, गया तो था, लेकिन जाने के लिए मैंने ही उसे कहा था। क्या तुम्हारा आदमी जानता है ये? नहीं, आप बेफिक्र रहें। ये चीज़ें मर्दों की समझ में नहीं आती। समझदारी में ननिजम्मा मणिगम्मा से कम नहीं थी। उस घर में जंग अब भी जारी है। एक ही आदमी के लिए ये जंग लड़ी जा रही है, जो एक का बेटा है और दूसरी का खाविंद। माँ ने ठान ली है बेटा किसी तरह हाथ से निकल ना पाए, और बीवी भी अपने खाविंद को काबू में रखना चाहती है। इस तरह के मामले में हार जीत का फैसला बड़ा मुश्किल है। बहू उस मगरमच्छ की तरह है जो पानी के अंदर महफूज है और बच्चे की टांग भी पकड़े हुए है, और माँ बच्चे को बचाने के लिए किनारे पर खड़ी उसका हाथ पकड़कर खींच रही है। और बच्चे की हालत कुछ कम संगीन नहीं है। ये जंग इसी तरह जारी है, चाहे वो गांव की दही बेचने वाली मणिगम्मा के घर में हो या शहर की दही खरीदने वाली थनीगम्मा के घर में हो। इस ड्रामे का आखिरी बाब कभी नहीं लिखा जा सकेगा। तर्जुमा डॉक्टर M असदुद्दीन।